1994 का साल था। ठाणे का पुराना हिस्सा, जहां अब भी कुछ बंगलों की श्रृंखला समय के थपेड़ों से जूझ रही थी। उन गलियों में एक पुराना बंगला था, विष्णु विला। वर्षों से खाली पड़ा वह बंगला अब कपूर परिवार का नया ठिकाना बनने जा रहा था। अध्याय 1, नई शुरुआत। कपूर परिवार। राकेश कपूर, सरकारी बैंक मैनेजर, सीमा कपूर, गृहिणी, बेटा आदित्य 12 वर्ष और बेटी साक्षी 7 वर्ष, मुंबई के बांद्रा इलाके से हाल ही में ठाणे के पुराने हिस्से में स्थित विष्णु विला में स्थानांतरित हुए थे। राकेश का तबादला ठाणे शाखा में हुआ था और बैंक की मदद से यह बंगला उन्हें बेहद रियायती दरों में मिल गया था। बंगला काफी पुराना था, लेकिन उसका बाहरी ढांचा आकर्षक था। ऊंची दीवारें, लोहे का विशाल फाटक, चारों ओर उगी जंगली झाड़ियां और अंदर प्रवेश करते ही सामने पत्थरों से बना फव्वारा। दिन में यह जगह किसी राजा के पुराने महल जैसी लगती थी, लेकिन रात के सन्नाटे में यही दीवारें डराने लगती थी। घर में घुसते ही आदित्य और साक्षी दौड़ते हुए अपने अपने कमरे देखने लगे। सीमा ने रसोई और पूजा घर की सफाई शुरू कर दी, जबकि राकेश ने गैरेज में पड़ी पुरानी चीजों की छानबीन शुरू कर दी। बंगले के पिछले हिस्से में एक बंद कमरा भी था, जिसके ऊपर धूल और मकड़ियों का जाल जमा था। राकेश ने उस दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह जंग लगा हुआ ताला नहीं खुला। रात होते ही घर में थोड़ा ठंडा माहौल बन गया। हवा की सरसराहट, लकड़ी की फर्श पर कदमों की हल्की आवाज और पुराने पंखे की चरचर, सब मिलकर एक रहस्यमयी वातावरण बना रहे थे। सीमा ने खाना परोसा और सबने पहली रात नए घर में खाना खाया। बच्चों को उनके कमरे में सुला दिया गया। रात के लगभग 2 बजे आदित्य की आंख खुली। उसने महसूस किया कि कमरे में कोई और मौजूद है। अंधेरे में उसे एक परछाई दिखी जो दरवाजे के पास खड़ी थी, बिल्कुल स्थिर, बिना हिले। वह डर के मारे अपनी चादर में सिमट गया। तभी परछाई धीरे धीरे दरवाजे से हटकर दीवार की ओर बढ़ी और गायब हो गई। सुबह होते ही आदित्य ने मां को सब बताया, पर सीमा ने इसे उसका भ्रम समझा। नई जगह है बेटा, नींद में सपना देखा होगा, उसने प्यार से सिर सहलाते हुए कहा। लेकिन साक्षी भी बोली, मुझे भी रात में कोई देख रहा था, वो औरत जो खिड़की के बाहर खड़ी थी। सीमा थोड़ा घबरा गई, लेकिन राकेश ने हंसते हुए बात टाल दी, बच्चे हैं, डर गए होंगे, कुछ दिन में सब ठीक हो जाएगा। लेकिन बंगला अपने अतीत की कहानियां धीरे धीरे खुद सुनाने वाला था। अध्याय 2, पहली रात का रहस्य। शाम ढलने के साथ ही बंगले का माहौल अजीब सा भारी लगने लगा। चारों ओर एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे दीवारें भी सांस रोककर कुछ सुनने की कोशिश कर रही हों। राकेश थका हुआ था तो जल्दी ही सो गया, लेकिन सीमा को नींद नहीं आ रही थी। रात करीब 2 बजे आदित्य अचानक चीख कर उठा। उसकी चीख इतनी तेज थी कि पूरे घर में गूंज गई। सीमा दौड़कर उसके कमरे में पहुंची तो देखा कि वो पसीने से तरबतर था और उसकी आंखें खुली थीं, पर जैसे किसी और को देख रही थी। वो कमरे में है, मुझे देख रही है, लाल आंखें। मम्मा, वो मुझे ले जाएगी। सीमा कांप गई। उसने आदित्य को गले से लगाया और राकेश को बुलाया। राकेश ने कहा, शायद कोई सपना देखा होगा, नए घर की आदत नहीं हुई है अभी। सीमा कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन तभी रसोई से बर्तन गिरने की आवाज आई। दोनों वहीं भागे। रसोई का दरवाजा खुला था, लेकिन अंदर कोई नहीं था। सारे बर्तन जमीन पर गिरे थे और गैस का बर्नर धीमे से चालू था, जबकि किसी ने उसे छुआ भी नहीं था। रात भर सीमा जागती रही। सुबह होते ही उसने राकेश से कहा, इस घर में कुछ तो गड़बड़ है। आदित्य पहली रात में ही डर गया, और बर्तन अपने आप गिरना कोई सामान्य बात नहीं। राकेश ने उसे शांत किया, शायद हवा से कुछ गिर गया हो और आदित्य बस डर गया हो। लेकिन उसी समय साक्षी अपनी डायरी लेकर आई, जिसमें उसने एक स्केच बनाया था, एक काले घूंघट वाली औरत जिसकी लाल आंखें थीं। सीमा कांप गई। ये किसने कहा तुम्हें बनाने को? साक्षी बोली, रात में एक दीदी मेरे पास आई थी, उसने कहा कि वो यहीं रहती है। वो रो रही थी। सीमा और राकेश एक दूसरे की ओर देखे। पहली रात में ही बंगले ने अपने रहस्य से पर्दा उठाना शुरू कर दिया था। अध्याय 3, अनदेखे मेहमान।
बिजली के जाने के बाद राकेश किसी तरह से टॉर्च लेकर वापस कमरे में लौटा, लेकिन अब वो पुस्तक वहां नहीं थी। मेज पर धूल की परत पहले से ज्यादा मोटी थी, जैसे कोई वहां कभी आया ही नहीं। राकेश उलझन में था, क्या वो जो देख रहा था वो वास्तव में था या फिर उसके मन का भ्रम। उसी रात आदित्य के व्यवहार में अचानक बदलाव आने लगा। सुबह उठते ही उसने माँ से कहा, आप मुझे आदित्य क्यों बुला रही हो? मेरा नाम तो हर्ष है। सीमा चौंकी, क्या कहा? मुझे स्कूल नहीं जाना, वहां बहुत शोर होता है। मेरी दुनिया में सब शांत रहते हैं, आदित्य ने ठंडी आवाज में कहा और खिड़की की ओर देखने लगा। उसकी आंखें बुझी बुझी लग रही थी। राकेश ने इसे थकावट समझकर आदित्य को स्कूल से 2 दिन की छुट्टी दे दी। लेकिन उन 2 दिनों में घर में कुछ और अजीब बातें होने लगी। साक्षी की पेंटिंग्स बदलने लगी। पहले वह फूल, घर और पहाड़ बनाती थी, अब वो अंधेरे कमरे, उल्टे चेहरों और अज्जली आकृतियों की तस्वीरें बना रही थी। एक चित्र में उसने एक महिला बनाई थी, लंबे बाल, सफेद साड़ी, बिना आंखों के चेहरे के साथ, और नीचे लिखा था, वो लौट आई है। सीमा अब डरने लगी थी। उसने पड़ोस की एक बूढ़ी महिला से बात की, काकीबाई। काकीबाई ने सुना तो गहरी सांस ली और बोली, वो बंगला बहुत कुछ छुपाए बैठा है बेटी, वहां कोई और भी है। रात को राकेश ने महसूस किया कि आदित्य सोते हुए बड़बड़ा रहा है, दरवाजा मत खोलो, वो इंतजार में है, वो मेरा नहीं छोड़ेगी। सीमा ने एक पुराने पुजारी को बुलाया, पंडित गजानन शर्मा। उन्होंने घर में पूजन शुरू किया, लेकिन जैसे ही वे उस कमरे के पास पहुंचे जो पहले बंद था, उनकी आंखें डर से फैल गईं। उन्होंने कहा, यहाँ कोई बहुत पुरानी आत्मा है, और अब वह जाग गई है। उसी रात घर के रेडियो ने बिना बिजली के अपने आप बजना शुरू किया, एक पुराना गाना, कहीं दीप जले कहीं दिल, और उसके साथ साथ घर के शीशे अपने आप फूटने लगे। साक्षी चीखने लगी। आदित्य अपनी जगह से उठकर छत की ओर देखने लगा, और उसकी आवाज अचानक भारी हो गई, तुम सबने मुझे यहाँ बुलाया है, अब मैं जाऊंगी नहीं। सीमा बेहोश हो गई और राकेश ने किसी तरह बच्चों को एक कमरे में बंद किया। अगली सुबह वह बाबा राघव को ढूंढने निकला, एक ऐसा तांत्रिक जिसे लोग कभी कभी परछाइयों का रक्षक कहते थे। अध्याय 4, बाबा राघव का आगमन। राकेश ने सुबह होते ही पुराने परिचित पुलिस इंस्पेक्टर सुहास देशमुख से बाबा राघव के बारे में जानकारी ली। सुहास बोले, बाबा राघव ठाणे के जंगलों में एक छोटा आश्रम चलाते हैं, तंत्र और आत्मिक विज्ञान के जानकार हैं, पर हर किसी से नहीं मिलते। उन्हें बुलाने से पहले आपको कुछ सिद्ध करना होता है कि मामला साधारण नहीं, गहरे अंधेरे से जुड़ा है। राकेश ने घर की ताजा घटनाओं की रिकॉर्डिंग दिखाई और बच्चों की हालत बताई। सुहास ने उन्हें शाम को बाबा के पास ले जाने का वादा किया। शाम होते ही वे ठाणे के बाहर घने जंगल के बीच बने उस आश्रम में पहुंचे। वहां धूप, राख और नीम की पत्तियों की गंध थी। बाबा राघव गेरुए वस्त्रों में एक छोटे दीप के सामने ध्यानमग्न बैठे थे। उनकी आंखें खुली और बिना किसी परिचय के बोले, वो स्त्री अब केवल घर में नहीं, बच्चों में समा गई है। सीमा कांप गई, राकेश के चेहरे का रंग उड़ गया। बाबा उठे, उन्होंने एक काला धागा, राख और चुने से भरा थैला राकेश को दिया। रात को तीसरी प्रहर में दरवाजा मत खोलना, कोई भी आवाज आए मत जाना। बच्चों के तकिए के नीचे ये राख रखो, और ध्यान रखना जो दिखे वह हमेशा सच नहीं होता। उस रात कपूर परिवार ने बाबा की बातों का पालन किया, लेकिन तीसरी प्रहर लगभग रात के 3:15 बजे पर घर की घंटी बजने लगी। एक भारी खींचती आवाज, माँ दरवाजा खोलो, मुझे डर लग रहा है। सीमा कांप गई, लेकिन राकेश ने उसे रोका। फिर आवाज बदली, मैं साक्षी हूँ माँ, मैं बाहर हूँ, मुझे अकेला मत छोड़ो। सीमा फूट फूट कर रोने लगी, पर दरवाजा नहीं खोला। फिर एक तेज चीख जैसे कांच टूटने की, और सारे दरवाजे अपने आप झंझनाकर हिलने लगे। राकेश ने देखा कि एक परछाई सीढ़ियों पर चढ़ रही थी, उल्टी चाल से। उसकी चाल में कोई जीवन नहीं था, जैसे हवा किसी मृत देह को ढो रही हो। अचानक आदित्य उठ बैठा, उसकी आंखें पूरी तरह काली थी। उसकी आवाज बदल गई थी, मुझे मेरा कमरा वापस चाहिए।
तुम सबने मुझे भुला दिया। अब मैं यहाँ रहूंगी। सीमा ने राख निकालकर आदित्य पर डाली। वह चीखते हुए बेहोश हो गया। साक्षी जोर जोर से रो रही थी और कोने में बैठे राकेश ने देखा पुरानी तांत्रिक पुस्तक अब खुली थी और उसके पन्ने खुद ब खुद पलट रहे थे। सुबह होते ही वे बाबा राघव को दोबारा बुलाने गए। बाबा ने कहा, अब यह घर केवल मकान नहीं, एक दरवाजा बन चुका है परलोक और इहलोक के बीच, और वह आत्मा, उसकी शक्ति हर घंटे बढ़ रही है। अब हमें वहां जाना होगा जहां वह आत्मा अभी भी कैद है और जहां से उसने वापसी की है। अध्याय 5, परलोक यात्रा की शुरुआत। बाबा राघव ने अगले दिन एक विशेष पूजा की तैयारी की। उन्होंने राकेश और सीमा को समझाया, इस आत्मा ने परलोक से वापसी की है, पर वह पूरी तरह यहाँ नहीं है। उसका आधा अस्तित्व अब भी फंसा हुआ है एक दूसरे आयाम में, जिसे हम परछाई लोक कहते हैं। वहां जाकर ही हम इसका असली कारण जान सकते हैं। सीमा घबरा गई। क्या आप उस जगह पर जा सकते हैं? बाबा बोले, मैं अकेला नहीं जा सकता। मुझे कोई ऐसा चाहिए जो घर से भावनात्मक रूप से जुड़ा हो। आदित्य के पिता। राकेश कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मैं तैयार हूँ। रात को बाबा ने विशेष मंत्रों द्वारा पूजा शुरू की। पूरे घर में नीला धुआं फैलने लगा। हवा ठंडी हो गई। एक विशेष मंडल बनाया गया जिसमें राकेश को बैठाया गया और उसकी आंखों पर सिंदूर मिश्रित चूना लगाया गया। बाबा ने मंत्र पढ़े और एक आकृति उभरी, एक दरवाजा जो दीवार पर नहीं बल्कि हवा में था। इस दरवाजे से परछाई लोक में प्रवेश होगा, बाबा ने कहा। पर ध्यान रहे, वहां समय और स्थान वैसा नहीं जैसे यहाँ है। अपने बेटे को पहचानने और उसकी आत्मा को लौटाने के लिए तुम्हें अपने डर का सामना करना होगा। जैसे ही राकेश ने उस दरवाजे से प्रवेश किया, उसकी आंखों के सामने सब बदल गया। अंधकार, टेढ़े मेढ़े गलियारे और उन दीवारों पर उभरे चेहरों की चीखें। हर ओर धुंध थी और एक अजीब गंध, जैसे सड़े हुए फूलों की। एक आकृति उसके सामने आई, वही स्त्री जिसने साक्षी की पेंटिंग में आकार लिया था। उसने कहा, क्यों आए हो? तुमने मुझे यहाँ छोड़ दिया था। अब तुम्हारा बेटा मेरा है। राकेश ने उसकी आंखों में देखा, एक भयावह शून्यता थी। पर तभी उसे दूर से आदित्य की आवाज आई, पापा, मैं यहाँ हूँ। राकेश भागा, गलियारों से होता हुआ एक कमरे में पहुंचा, जहां आदित्य एक पुरानी पालने में बैठा था, आंखों पर पट्टी और हाथ जंजीरों से बंधे। जैसे ही राकेश ने उसे छुड़ाया, वह स्त्री चीखते हुए झपट पड़ी। लेकिन बाबा के दिए राख से भरे डिब्बे को राकेश ने उसके ऊपर फेंक दिया। वो औरत चीखते हुए धुएं में बदल गई और कमरा अपने आप ढहने लगा। राकेश ने आदित्य को उठाया और उस द्वार की ओर भागा, जो अब धीरे धीरे बंद हो रहा था। एक झटके के साथ वह वापस आया अपने कमरे में, जहां बाबा, सीमा और साक्षी उसे घेरे हुए थे। आदित्य बेहोश था, लेकिन सांसें चल रही थी। बाबा मुस्कुराए, तुमने सही रास्ता चुना। लेकिन कहानी अब भी पूरी नहीं हुई। राकेश चौंका, क्या मतलब? बाबा बोले, उस आत्मा का केवल एक अंश खत्म हुआ है। उसका असली रूप अब भी बंगले में छिपा है और उसे जगाया है किसी ने जो अब भी यहीं रहता है। अध्याय 6, आत्मा की असली पहचान। बाबा राघव की अंतिम बात ने कपूर परिवार को और भी डरा दिया। किसी ने आत्मा को जगाया है, जो अब भी घर में है। राकेश ने तुरंत उस तांत्रिक पुस्तक के बारे में बताया जो उन्हें उस बंद कमरे में मिली थी। बाबा ने किताब को हाथ में लिया और कुछ मंत्र पढ़े। पन्ने अपने आप पलटने लगे और एक जगह रुक गए। उसमें एक नाम लिखा था, शारदा देवी, साथ में एक तारीख, 11 जून 1952। सीमा ने तुरंत पुरानी अलमारी से कुछ पुराने कागजात निकाले। एक पुराना बिजली बिल, एक तस्वीर जिसमें एक परिवार खड़ा था, एक वृद्ध महिला, एक पुरुष और एक छोटी बच्ची। बाबा बोले, यह वही है, शारदा देवी, इस घर की पहली मालकिन। तांत्रिक साधना में लीन, लेकिन समाज से बहिष्कृत। कहा जाता है उसने अपने बेटे को आत्मिक बलिदान के लिए मार डाला था। राकेश के रोंगटे खड़े हो गए। तो यह आत्मा उसी की है? बाबा बोले, हाँ, और उसका उद्देश्य केवल बदला लेना नहीं है, वह अमरत्व चाहती है। उसने परछाई लोक से बाहर निकलने के लिए आदित्य जैसे मासूम माध्यम का प्रयोग किया। सीमा ने पूछा,
लेकिन आपने कहा कोई है जिसने उसे जगाया। वो कौन है? बाबा ने चुपचाप काकीबाई की ओर इशारा किया, जो अब तक कमरे के कोने में चुप बैठी थी। काकीबाई बोली, मैंने उसे जगाया, पर मजबूरी में। ये बंगला मेरे परिवार का था। शारदा देवी मेरी मौसी थी। जब वो मरी तो समाज ने हमारी जमीन हड़प ली। मैंने उसे वापस बुलाया, एक गलती थी, पर अब सब मेरे हाथ से निकल चुका है। सीमा कांप गई। तो आपने हमारे बच्चों की जान को खतरे में डाला? काकीबाई की आंखों से आंसू बह निकले। मैंने नहीं सोचा था कि वो इतना शक्तिशाली रूप ले लेगी। बाबा बोले, अब पछताने का समय नहीं। हमें शारदा देवी की अस्थियां ढूंढनी होंगी और उन्हें विधिवत विसर्जित करना होगा। जब तक उसकी देह का अवशेष इस धरती पर है, वो आत्मा मुक्त नहीं हो सकती। अगली सुबह राकेश और बाबा ने घर के तहखाने की खोज शुरू की, जहां पुराने जमाने में पूजा की जगह हुआ करती थी। वहां धूल और दीवारों पर तांत्रिक चिन्ह थे। एक कोने में मिट्टी के नीचे से उन्हें एक छोटी हड्डीदार संदूक मिली, जिसमें एक लाल वस्त्र में लिपटी मानव अस्थियां थी। बाबा ने उन्हें बाहर निकाला और बोले, यह है शारदा देवी का अंतिम अंश। अब हमें इसका विसर्जन करना होगा, एक विशेष प्रक्रिया के तहत त्र्यंबकेश्वर में, जहां गंगा की धारा 3 दिशाओं से बहती है। राकेश तैयार था। मैं चलूंगा। अब इसे खत्म करना होगा। अध्याय 7, अंतिम यात्रा, आत्मा का विसर्जन। अगले दिन राकेश, बाबा राघव और सुहास देशमुख, जो अब तक हर घटनाक्रम में मदद कर रहे थे, शारदा देवी की अस्थियां लेकर त्र्यंबकेश्वर के लिए रवाना हुए। सीमा और बच्चे अब भी भय के साये में थे, पर उन्हें उम्मीद थी कि अब सब कुछ समाप्त हो जाएगा। त्र्यंबकेश्वर पहुंचकर बाबा ने मंदिर के पीछे एक विशेष घाट पर अस्थि विसर्जन की तैयारी की। वहां उन्होंने एक सुरक्षा मंडल बनाया और आसपास नींबू, लाल कपड़े और राख से त्रिकोण खींचे, जिससे आत्मा बाहर आकर हानि न पहुंचा सके। जैसे ही बाबा ने अंतिम मंत्र पढ़ने शुरू किए, आसमान में काले बादल घिरने लगे। हवा में एक अजीब सनसनाहट फैल गई। घाट का पानी काला पड़ने लगा। अचानक नदी के बीचों बीच एक आकृति उभरी, वही शारदा देवी की आत्मा, अब और भी विकराल रूप में। उसने चिल्लाकर कहा, तुम मुझसे मेरी सत्ता नहीं छीन सकते। मैंने वर्षों इंतजार किया है। मैं अमर होऊंगी। बाबा ने अपने कमंडल से राख लेकर उसकी ओर फेंकी। तेरा समय समाप्त हो गया है, शारदा। यह तंत्र नहीं, धर्म का क्षेत्र है। लेकिन आत्मा पीछे नहीं हटी। उसने हवा में उड़ते हुए राकेश पर झपट्टा मारा, जिससे वह घाट की सीढ़ियों से गिर गया। तभी सुहास ने वह तांत्रिक पुस्तक जो वे साथ लाए थे, उसे जलाया। आग से एक तेज प्रकाश निकला और आत्मा चीखते हुए वहीं ठहर गई। बाबा ने उसी क्षण अस्थियां नदी में विसर्जित की और अंतिम मंत्र पढ़े। आत्मा की चीख हवा में गूंजती रही, लेकिन कुछ पलों बाद वह धीमे धीमे मिटने लगी, धुएं और राख में बदलकर। अचानक बादल छंट गए, पानी फिर से शांत हो गया। बाबा बोले, अब वह मुक्त हो चुकी है और यह घर भी। पर इसकी छाया सदियों तक इस भूमि पर याद रखी जाएगी। राकेश ने घाट का जल अपने माथे पर लगाया और फुसफुसाया, आदित्य, अब तू पूरी तरह आजाद है। अध्याय 8, लौटना, परछाइयों की गूंज। त्र्यंबकेश्वर से लौटते वक्त राकेश को एक अजीब शांति महसूस हुई, लेकिन साथ ही एक अनजाना खालीपन भी। घर पहुंचने पर सब कुछ सामान्य दिखने लगा। आदित्य अब ठीक से बोलने लगा था। साक्षी ने फिर से पेंटिंग शुरू कर दी थी और सीमा की आंखों में वर्षों बाद सुकून था। बाबा राघव ने घर छोड़ने से पहले कहा, अब यहाँ से चला जाऊंगा, लेकिन याद रखना, कुछ छायाएं कभी पूरी तरह नहीं जाती, वे बस सो जाती हैं, किसी अगली दस्तक तक। राकेश ने उनका हाथ थामा। आप नहीं होते तो हम सब खो चुके होते। बाबा मुस्कुराए और चले गए। कुछ हफ्ते बीत गए। घर फिर से जी उठा। लेकिन एक शाम, जब सीमा रसोई में थी, साक्षी ने एक नई पेंटिंग बनाई। उसमें फिर वही औरत थी, पर अब चेहरा साफ था, शारदा देवी का, और उसके पीछे खड़ी थी काकीबाई। राकेश ने पेंटिंग देखकर चौंकते हुए पूछा, ये किसने कहा तुम्हें बनाने को? साक्षी बोली, उसने, जो मम्मी के पीछे खड़ी रहती है। वो कहती है अभी सब खत्म नहीं हुआ। सीमा ने कांपते हुए पलटकर देखा, पीछे कोई नहीं था,
लेकिन दरवाजा अपने आप धीरे से बंद हो गया। बाहर एक बिल्ली ने रोना शुरू किया और घर की बत्ती एक पल को बुझ गई। राकेश ने बस एक बात कही, शायद कुछ दरवाजे बंद करने से नहीं, सिर्फ टालने से शांत होते हैं। समाप्त। पर क्या सच में